कक्षा 6 पाठ 5 अंतःपुर का रक्षक। पाठ का सार। कई बार मनुष्य के जीवन में ऐसा समय आता है जब वह अपने को बहुत असहाय महसूस करता है तथा उसे लगता है कि अमुक कार्य उसकी पहुंच से बाहर है। ऐसे समय में मनुष्य को कभी भी घबराना नहीं चाहिए तथा सूझबूझ व साहस से उस समस्या का सामना करना चाहिए। सूझबूझ, साहस व धैर्य द्वारा बड़ी से बड़ी मुश्किल का भी समाधान सरलता से हो जाता है। इस पाठ का उद्देश्य भी यही है। इस पाठ में विक्रम बेताल की कहानी है। जब विक्रम बेताल को अपने कंधे पर लाद लेता था और रास्ते में चलता था तो बेताल विक्रम को कहानी सुनाता था। इसमें वही कहानी है। ऐसे समय में भद्रगिरि राज्य में बेताल विक्रम को कहानी सुनाने लगा। भद्रगिरि राज्य में राजा नरेंद्र राज्य करते थे। उनका एकमात्र लक्ष्य रहता था प्रजा का कल्याण। अपने शासनकाल में उन्होंने प्रजा की हर तरह से सहायता की और कभी कोई कमी नहीं आने दी। परंतु राजा को अपने संतानहीन होने की चिंता सदा बनी रहती थी। ऐसे समय में भद्रिका से तीर्थ यात्रा करते हुए साधु राज्य में आए। राजा ने सादर उनका आतिथ्य सत्कार किया। साधु राजा के स्वभाव से बहुत प्रसन्न हुए। लौटते समय उन्होंने राजा को एक अद्भुत फल दिया। उस फल की महत्ता से साल ही के अंदर रानी को जुड़वा बच्चे पैदा हुए। राजा ने उनका नाम रखा सुधर्म और सुसेन। राज दंपति ने बड़े ही प्यार से उनका पालन पोषण किया और सभी विद्याएं उनको सिखाई गईं। दोनों राजकुमारों ने बड़ी तल्लीनता से विद्याभ्यास किया, किंतु दोनों की रुचियां भिन्न थीं। सुधर्म जहाँ राजनीति व धर्मशास्त्रों में अधिक रुचि दिखाता तो सुसेन युद्ध कला में। राज्य में हर साल विजयदशमी के अवसर पर शस्त्र विद्याओं का प्रदर्शन होता था। उनमें सुसेन हमेशा प्रथम स्थान पर आता। जब दोनों भाइयों के बीच द्वंद्व युद्ध होता तो सुधर्म जानबूझकर सुसेन को नहीं हराता था। साथ ही वह इस बात का ध्यान रखता कि सुसेन घायल ना हो, किंतु सुसेन युद्ध में असाधारण प्रतिभा दिखाते हुए यह दिखाने की कोशिश करता कि वह बड़े भाई से कहीं अधिक आगे है। इसके लिए वह हदों को पार भी कर जाता और कुटिल मार्गों को भी अपनाने से पीछे नहीं हटता था। राजा सुसेन ने इस व्यवहार से प्रसन्न नहीं थे। जब भी इस विषय पर चर्चा होती वह राजगुरु से कहते कि भविष्य में अवश्य ही इससे हानि होकर रहेगी। तब राजगुरु उन्हें सांत्वना देते हुए कहते, आखिर युवक ही तो है और इस आयु में यह स्वाभाविक है। जैसे जैसे आयु बढ़ती जाएगी वैसे वैसे उसमें परिपक्वता आएगी। इसको लेकर आप चिंता मत कीजिए। वयस्क हो जाने पर सुधर्म का विवाह वज्रगिर की राजकुमारी से तथा सुसेन का विवाह रत्नगिर की राजकुमारी से संपन्न हुआ। राजा चाहते थे कि अब सुधर्म को राज सिंहासन सौंप दिया जाए और स्वयं वानप्रस्थ स्वीकार करे, और वे इसकी तैयारी में लग गए। जब सुधर्म का राजाभिषेक हुआ उस समय सुसेन अपने ससुराल में था। ससुराल पर लौटने के बाद सुसेन उस समय अपनी पत्नी समेत रत्नगिर गया हुआ था। जैसे ही उसे पता चला कि वह अपने राज्य लौटा और एकांत में राजगुरु से जाकर मिला, वह बोला, गुरुवर, मेरी आप से एक विनती है। आप तो जानते ही हैं कि शस्त्र विद्याओं में मैं सुधर्म से एकाधिक प्रवीण हूँ। ऐसी स्थिति में राज सिंहासन पर बैठने का अधिकार मुझे ही है। राजगुरु इसकी बात सुनकर चौंक उठे और बोले, यह कैसे संभव हो सकता है? परंपरा के अनुसार राज सिंहासन का अधिकारी तो ज्येष्ठ पुत्र ही है।
ज्येष्ठ पुत्र यह सुधर्म की शासन का वारिस है। सुसैन ने कहा, इस हम जुड़वा हैं, कुछ क्षण पहले ही सुधर्म का जन्म हुआ था, क्या वह इससे ज्येष्ठ हो जाएगा? जो राजनीति में कोविद होता है, धर्मशास्त्रों में पारंगत होता है, उसे तो मंत्री होना चाहिए अथवा सलाहकार। इस न्याय संगत सत्य से आप सुपरिचित हैं। आप राजगुरु हैं, आपका राजा आपका आदर करते हैं, इसलिए अच्छा यही होगा कि मेरे मन की बात आप स्वयं महाराज से कहें। अपने स्वार्थ के लिए परंपराओं को तोड़ना उचित नहीं है। क्षणों की देरी ही सही, ज्येष्ठ तो ज्येष्ठ ही होता है। अधिकार प्राप्त करने के लिए उसे स्वीकार करना अनर्थदायक सिद्ध हो सकता है। अपने राजा बनने की आकांक्षा छोड़ दो और यही श्रेष्ठकर होगा। ये महाराज की इच्छा अनुसार तुम सेनाध्यक्ष बनो और अग्रज का साथ देते हुए राजा की रक्षा की जिम्मेदारियों को संभालो। इसी से तुम्हारी और तुम्हारे वंश की प्रतिष्ठा बढ़ेगी। राजगुरु ने कहा, अगर महाराज यही चाहते हैं कि मैं राजा न बनूं तो आधा राज्य मेरे सुपुर्द कर दें। इसके लिए आवश्यक योग्यता और क्षमता मुझ में है। इस सत्य को मत भुला दीजिए कि राज्य वीर योग्य होता है। यह कहकर सुसैन क्रोध में वहां से चला गया। राजगुरु महाराज से मिले और पूरा विषय सविस्तार बताया। पूरा विषय सुनने के बाद महाराज ने कहा, मुझे जिसका भय था वही होने जा रहा है। सुसैन की आकांक्षा दोषपूरित है। अब रतनगिर का महाराज दुर्जय भी उसका समर्थन करता होगा। आपको याद होगा 25 साल पहले वह हमारे राज्य को अपने शासन में मिलाना चाहता था और इस दिशा में उसने विफल प्रयत्न भी किया था। अब जो भी हो, सुनिश्चित मुहूर्त पर सुधर्म का राज्याभिषेक संपन्न करेंगे। लंबी सांस खींचते हुए महाराज ने कहा, सुसैन ने सेनाध्यक्ष बनने से इनकार कर दिया। इस वजह से उसके बाल सखा और पूर्व सेनापति के पुत्र सुधीर को सेनापति के पद पर नियुक्त कर दिया गया। माता पिता और गुरुओं का आशीर्वाद पाकर सुधर्म सिंहासन पर आसीन हुआ। थोड़े दिन तक वह शांत रहा। गुस्से में उसने सुसैन अपनी पत्नी सहित राज्य छोड़कर ससुराल चला गया। उसका ससुर दुर्जय ऐसे ही मौके की ताक में था। उसने कहा, चिंता मत करो सुसैन, मैं इसी समय तुम्हें रत्नगिर का राजा घोषित करता हूँ। भविष्य में तुम्हें भद्रगिर का राजा भी बनाऊंगा। अब तब तुम इस सुविशाल साम्राज्य के राजा बनोगे। भद्रगिर की सेना रत्नगिर की सेना से 4 गुनी थी। आगे जब शासन सौंप लिया तो उन्होंने भद्रगिर पर आक्रमण किया। दुर्जय व सुसैन ने अवसर पाकर राज्य पर आक्रमण कर दिया। उनके सैनिक बहरूपीय बनकर आए और राजमहल में घुस गए। राजमहल में हाहाकार मच गया। सेनापति सुधीर पलटकर देख ही रहा था कि क्या हुआ। अचानक किसी ने उस पर तलवार चलाई और उसके बाएं हाथ को काट डाला। वह वहीं गिर पड़ा। अकस्मात हुए इस हमले में कई सैनिक मारे गए, कुछ के हाथ पैर काट दिए गए। अचानक राजा सुधर्म का ध्यान अंतःपुर के आर्तनादों की ओर गया। रसोइये और नौकर स्त्रियों की रक्षा में लग गए। प्रार्थना प्रधान से रसोइया बल्लभ बहुत बड़ी तलवार हाथ में लेकर शत्रु सैनिकों के सिरों को धड़ से अलग करने लगा। उसने बड़ी बहादुरी से दुश्मनों का सामना किया। वह सैनिक ना होते हुए भी एक कुशल योद्धा की तरह लड़ रहा था। इतने में सैनिकों के आ जाने से शत्रु सेना भाग गई। जब महाराज काशी से लौटे तब उनकी उपस्थिति में विजयादशमी का उत्सव यथावत मनाया गया। विजेताओं को राजा सुधर्म की ओर से भेंट दी गई। सुधर्म ने कहा, उन वीर सैनिकों को विशेष बधाई जिन्होंने शत्रु सैनिकों को मार डाला। अंतःपुर की रक्षा करने वाले प्रधान रसोइये बल्लभ को मैं हृदय से बधाई देना चाहूँगा। मैं उसे दल नायक के पद पर नियुक्त करता हूँ। सुधर्म की बात से महाराज और राजगुरु बहुत प्रसन्न हुए, पर वहीं बैठे हुए सेनापति सुधीर का चेहरा फीका पड़ गया। अब बैताल ने विक्रम से प्रश्न किया, क्या यह सही था? तो विक्रम ने कहा, अचानक हुए आक्रमण से सेनापति आगे आया और मुकाबला भी किया। निसंदेह वह कर्तव्यनिष्ठ है, किंतु सेनापति होने के नाते यह उसका कर्तव्य था। लेकिन भोजन बनाने वाले साधारण रसोइये ने सैनिकों
की तरह तो शस्त्र विद्या का कोई प्रशिक्षण ही लिया था, ना ही उसका यह कार्य था। किंतु जब आकस्मिक हमला हुआ तो उसने शत्रुओं को मारना ही अपना परम कर्तव्य समझा। इसलिए राजा सुधर्म ने बिना किसी पक्षपात से उसकी प्रशंसा की। इसी बात से महाराज और राजगुरु भी प्रसन्न हुए। विक्रम के मौन भंग में सफल बेताल गायब हो गया और फिर से पेड़ पर जा बैठा।